दोस्तों, DCI कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दौलत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो बात करेंगे वो कुछ जेट के पुराने पेपर सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज। जैसे कि आज जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, कोशिका विज्ञान से रिलेटेड, जिससे अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं जेट में वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके। और ये जो भी अपनी डिस्कशन की जो भी वीडियो होगी वो DCI कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है, जो कि आप प्ले स्टोर से DCI कोटा के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम ये जो चर्चा करेंगे इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे डायरेक्ट टिक करने की सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले हमें चारों ऑप्शनों को ढंग से देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन कितना करेक्ट है कितना नहीं है। हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं जेट में, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट टिक कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमको ऑप्शन को देखना होता है पूरा का पूरा। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, सेंट्रोमियर इज डिवाइड इन। तो देखो, मेन चीज पहले तो ये पता होना चाहिए सेंट्रोमियर होता क्या है। तो सेंट्रोमियर क्या है, तो देखो सेंट्रोमियर को देखते हैं। तो देखो, ये है गुणसूत्र, समझो ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र की दो भुजाएं, नंबर 1 नंबर 2, और ये दोनों भुजाएं जिस संरचना से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये रहा। तो हमें जो सेंट्रोमियर देखना है इसको देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेंट्रोमियर का विभाजन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है या किस में होता है। तो आओ देखते हैं इसको। तो सेंट्रोमियर विभाजन का मतलब होता है इसको मध्य से तोड़ देना, एक तरीके से। विभाजन का मतलब है ये बीच में से दो भागों में बढ़ जाए। तो आओ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है अर्धसूत्री की प्रोफेज अवस्था में। तो अर्धसूत्री मियोटिक प्रोफेज। तो मियोटिक प्रोफेज, अर्धसूत्री की जो प्रोफेज होती है उसमें अलग तरीके से चलता है पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसको कि हम कई सारी उपावस्थाओं में बांटते हैं। तो जिसमें ले दे की अगर हम बात करें, जो हम पूरा डिटेल में जब पढ़ते हैं थ्योरी क्लास में, तो उसमें देखते हैं कि अर्धसूत्री की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसकी 5 उपावस्थाएं होती हैं। तो उसकी अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ले दे के अगर बात करें तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ना कि सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो ये ऑप्शन नहीं है। अगला देखते हैं समसूत्री की प्रोफेज में। तो समसूत्री की प्रोफेज में भी क्या होता है, क्रोमेटिन जाल संघनित हुआ, गुणसूत्रों का ही निर्माण होता है, ना कि सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देख रहे हैं समसूत्री एनाफेज में, और अगला है अर्धसूत्री की एनाफेज में। तो देखो यहाँ पर ये अर्धसूत्री फर्स्ट है, अर्धसूत्री फर्स्ट की एनाफेज में। तो अर्धसूत्री फर्स्ट की एनाफेज में कभी भी सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर आधे आधे गुणसूत्रों का सेपरेशन हो जाता है, ना कि सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा होगा, ये फोर्थ ऑप्शन में होके कौन सा होगा, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन राइट है हमारा यहाँ पर, कि जो सेंट्रोमियर का विभाजन होता है वो समसूत्री की एनाफेज अवस्था में होता है। अगर यहाँ पर समसूत्री की एनाफेज नहीं दे रखी होती और अगर हमें आंसर देना होता तो एक जगह और कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर भी देखा जाता है, अर्धसूत्री में भी देखा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो देखा जाता है तो अर्धसूत्री की जो कौन सी होती है, एनाफेज अवस्था होती है। पर एनाफेज कौन सी वाली, सेकंड वाली। तो ये एनाफेज सेकंड होती है, ये समसूत्री की एनाफेज के समान ही होती है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम किस ऑप्शन को टिक कर देते, तो वो ऑप्शन होता हमारा समसूत्री एनाफेज की जगह क्या हो जाता, अर्धसूत्री की एनाफेज सेकंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ भी मिल सकते हैं तुमको, या तो समसूत्री की उसने एनाफेज दे दी या फिर वो अर्धसूत्री की एनाफेज सेकंड दे देता। और तुमको पता होगा कि समसूत्री की एनाफेज अवस्था में जब सेंट्रोमियर का विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो ये याद रखना, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी तभी होगी जब किसका विभाजन होगा, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। पहले ये क्या होता है, क्रोमेटिन की मैट्रिक्स का विभाजन होता है, उसके बाद सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, मतलब 1 से 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो उसके सारे पैटर्न समझ लो।
क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए समसूत्री सेंट्रोमियर विभाजन किस अवस्था में होता है, तो ये ध्यान रखना, ये समसूत्री की एनाफेज अवस्था में होता है और अर्धसूत्री की एनाफेज सेकंड में होता है। और इससे होता क्या है, तो सेंट्रोमियर विभाजन से क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। देख लो यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो देखो यहाँ पर भी ऑप्शन देख लेते हैं। टी.एच. मॉर्गन, ये आनुवांशिकी में देखा जाएगा यहाँ पर, सटन बोवेरी और बाल्डेयर। तो यहाँ पर याद रखना, गुणसूत्र की खोज का श्रेय और गुणसूत्र शब्द, क्रोमोसोम शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, बाल्डेयर ने दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है तुमको कि गुणसूत्र की खोज का श्रेय या गुणसूत्र शब्द किसने दिया। तो यहाँ पर गुणसूत्र की खोज का श्रेय जो है, ऑप्शनों को देखते हुए आंसर जाएगा यहाँ पर क्या, बाल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ 2013 में कि गुणसूत्रों की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, बाल्डेयर को ही दिया जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाला है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है, स्ट्रक्चर फाउंड इन ईच लिविंग सेल इज। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखो हर एक जीवित कोशिका की बात हो रही है जिसमें पादप कोशिका भी होती है और कौन सी कोशिका भी होती है, जंतु कोशिका भी होती है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी संरचना मिलेगी, तो पहली बात करें हरित लवक या प्लास्टिड, तो याद रखना ये कौन सी कोशिकाओं में मिलेगी, पादप कोशिकाओं में मिल जाएगी। अगला है कोशिका भित्ति, तो ये भी जनरली किस में मिल जाती है, पादप कोशिकाओं में मिल जाती है। अगला दे रखा है प्लाज्मा झिल्ली, या जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, तो ये भी पादप जंतु दोनों में मिलेगी। पादप जंतुओं से ही तुलना कर लेते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का। और अगला दे रखा है ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कौन सी पाई जाने वाली संरचना है, तो जीवित कोशिका हम एज ए एग्जाम्पल किसको ले लेते हैं, पादप कोशिका को ले लेते हैं। तो उसमें हरित लवक भी होगा, कोशिका भित्ति भी होगी, कोशिका झिल्ली भी होगी, और ले दे के आंसर क्या आ गया, फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ, याद रखना यहाँ पर। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन देखते हुए आगे बढ़ना है कि किस ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखना इस पर मेन आधारित है कोशिका विभाजन ही पूरा का पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोशिका विभाजन से रिलेटेड। और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि तर्कु तंतु का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोसेस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट इन, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो 2014 में जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आज हम जेट के क्वेश्चनों की पूरी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, तो तर्कु तंतुओं का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो समझो यहाँ पर, तो जैसे ही प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होती है, सुनना अच्छे से, प्रोफेज के प्रारंभ में क्या होगा, प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होगी तो क्रोमेटिन जाल जो होता है वो संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण कर देता है। तो हमें गुणसूत्र दिखाई देने लग जाएंगे यहाँ पर जैसे ही प्रोफेज का अंत चल रहा होगा। तो अंत चलते समय, क्योंकि देखो प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। तो समझो इसको अच्छे से। तो प्रोफेज में सबसे पहले गुणसूत्र दिखे, मेटाफेज का मतलब होता है कि गुणसूत्रों का मध्य में व्यवस्थित होना। तो जैसे ही गुणसूत्र मध्य में व्यवस्थित होंगे, तो समझना, दो गुणसूत्र लेके चल रहा हूं, ये सेंट्रोमियर हो गया, तो ये तर्कु तंतुओं से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित। किस अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में। तो देखो मेटाफेज अवस्था में क्या हुआ कि तर्कु तंतुओं से व्यवस्थित हो गए। पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तर्कु तंतुओं का निर्माण किस अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखो, जब मेटाफेज के शुरुआती अवस्था में ही हमको तर्कु तंतु दिख जाते हैं, एक गुणसूत्री तंतु होते हैं, एक आलम्बन तंतु दिखने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रारंभ किस अवस्था में होगा। तो जब मेटाफेज में हमको तर्कु तंतु प्रदर्शित हो गए, तो इनका बनना किस अवस्था में होगा, प्रोफेज में, और प्रोफेज के भी कौन से भाग में होगा, अंतिम भाग में। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के अंत में, तो यही प्रोफेज के अंत में ही हो रहा है। बाकी सभी ऑप्शन टीलोफेज, एनाफेज और मेटाफेज दे रखे हैं। तो यहाँ आंसर जो जाएगा हमारा वो पहला आंसर होगा कि तर्कु तंतुओं का बनना किस अवस्था में होगा। तो प्रोफेज के अंत में तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, और जैसे ही
ये बनने के बाद कोशिका विभाजन मेटाफेज अवस्था में जाएगा, वहां पर तर्कोतंतु अपना काम स्टार्ट कर देंगे, मतलब व्यवस्थित हो जाएंगे और गुणसूत्रों का एक प्रॉपर आगे डिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा, याद रखना जेट ICR CUET कृषि पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर की यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ही तैयारी की जाती है और बहुत ही बेस्ट फैकल्टी के द्वारा तुमको यहाँ अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो हमारा जो DCI कोटा का नाम से जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है काइजमेटा सीन, काइजमेटा दिखाई पड़ते हैं। तो ये भाई काइजमेटा क्या चीज है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो काइजमेटा होते हैं, तो देखो विभाजन दो तरीके के हमारे पास मेनली, समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री। हमारी बात कर रहे हैं हम, तो दो विभाजनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि क्याजमेटा या क्याजमा होते हैं ये किस अवस्था में दिखाई देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में दिखाई देते हैं, ना कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री अर्धसूत्री का मतलब होता है मियोसिस और ये माइटोसिस। तो सुनना, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में क्याजमेटा दिखाई देते हैं, तो ये क्या चीज होती है तो समझना है इसको। तो क्याजमेटा का सीन देखते हैं पूरा का पूरा। तो क्याजमेटा जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में देखा जाता है, तो पहले तो ये देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसको कितनी उपावस्थाओं में बांटा गया है, 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है। इसको देख लो एक बार। तो इसको याद रखने का तरीका है, पांचों के पांचों उपावस्थाओं को देखने का तरीका है लेजा पड़ाके। लेजा पड़ाके का मतलब ले से लैप्टोटीनी, जा मतलब जाइगोटीनी, पा से पैकाइटीनी, डिप्लोटीनी और फिफ्थ होता है डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं होती हैं किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की। तो अब देखते हैं एक एक को और फिर आंसर को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा आंसर जाएगा। तो लैप्टोटीनी अवस्था में क्या होता है, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है और इसको बुके अवस्था भी बोलते हैं कि इसमें जो केंद्रक होता है वो बुके गुलदस्ता जैसा दिखाई देता है, तो इसको गुलदस्ता अवस्था भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जाइगोटीनी अवस्था। तो जाइगोटीनी अवस्था में याद रखना, जाइगोटीनी अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे समजात गुणसूत्र आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। समजात गुणसूत्र चिपकने के बाद अगली आती है पैकाइटीनी अवस्था और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिसको हिंदी में बोलते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय की घटना देखी जाती है पैकाइटीनी अवस्था में। अब जीन विनिमय क्या होता है, तो गुणसूत्र अपने छोटे पार्ट का, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से शो कर देता हूं, जैसे कि ये 2 क्रोमोसोम टेट्राड कंडीशन में, तो जीन विनिमय में थोड़ा दूर करके शो कर रहा हूं जबकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। तो जैसे ये इस क्रोमोसोम ने अपना छोटे से पार्ट और इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट आपस में क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इस घटना को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। बाकी इसको डिटेल में हम थ्योरी क्लास में और पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये होता है जीन विनिमय। तो यहाँ पर 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। काटने वाला एंजाइम जो होता है एंडोन्यूक्लियस, जिसको आणविक कैंची डीएनए की कैंची बोला जाता है, और इंटरचेंज होने के बाद या बदलने के बाद इनको लाइगेज एंजाइम द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय हुआ, ये किस अवस्था में हो गया, पैकाइटीनी में हो गया। अब पैकाइटीनी से जैसे ही विभाजन आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट अवस्था आती है डिप्लोटीनी अवस्था। तो डिप्लोटीनी में क्या हुआ था, क्या होगा कि डिप्लोटीनी अवस्था में जो जाइगोटीनी अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिप्लोटीनी अवस्था में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो घुल जाता है तो डिप्लोटीनी अवस्था में ये जीन विनिमय में जो कटने का निशान बना है, एक तरीके से आम भाषा में ऐसे समझ लो, ये दिखाई देना स्टार्ट करते हैं और इन्हीं निशानों को एक तरीके से
क्या बोलते हैं हम, कियाज्मा या कियाज्मेटा बोलते हैं। तो ये जैसे कि उंगली कटी, वापस से जुड़वा दी तो निशान बनेगा, उस निशान को ही एक तरीके से क्या बोला जाएगा, कियाज्मेटा या कियाज्मा बोला जाएगा। जैसे ये दो उंगलियां हुई, इधर वाला भाग उधर चला गया, उधर वाला उधर, और हमने जोड़ दिया इनको आपस में, तो निशान तो बनेगा, उस निशान को ही क्या बोलते हैं, कियाज्मा या कियाज्मेटा बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा, वो आंसर क्या जाएगा, डिप्लोटीनी जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर डिप्लोटीनी अवस्था में। तो याद रखना, कियाज्मा कियाज्मेटा दिखाई देते हैं वो किस अवस्था में दिखाई देते हैं, डिप्लोटीनी अवस्था में दिखाई देते हैं। और डिप्लोटीनी अवस्था किसमें देखने को मिलेगी तुमको, प्रोपेज फर्स्ट में। कितनी अवस्थाएं होती है, 5 होती है, जिनको याद रखने का सीक्वेंस से तरीका है ले जा पढ़ा के, काइनेसिस, कैसे काइनेसिस या डाइकाइनेसिस, जैसे याद हो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है। तो देखो ये केंद्रक, समझना अच्छे से, ये केंद्रक, ये इसमें क्रोमेटिन जाल भरा हुआ है और ये इसमें केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। ये इधर कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक के छिद्र हैं, केंद्र के छिद्र, जिस पर एक अष्टफलकीय संरचना पाई जाती है प्रोटीन की, कवर करते हुए इन छिद्रों को। ये होती है कौन सी प्रोटीन से बनी हुई, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की एक अष्टफलकीय संरचना होती है जो कि केंद्र के छिद्रों को कवर करके रखती है, ढक के रखती है, जिसको क्या भी बोला जाता है, एन्यूलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन्यूलस भी कहा जाता है। तो ये एन्यूलस या न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन क्या करती है कि कोई भी चीज अगर कोशिका द्रव्य से केंद्रक के अंदर जाएगी या केंद्रक से कहाँ आएगी, बाहर, तो ये पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। याद रखना, केंद्र के छिद्र जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की अष्टफलकीय संरचना से घिरे होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एन्यूलस भी कहा जाता है। और ये एन्यूलस ही पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। पर यहाँ पर दे रखा है केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का संपर्क किससे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, गुणसूत्र, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और नाभिकीय छिद्र मतलब न्यूक्लियर पोर, या मतलब इसको हिंदी में और क्या बोलेंगे, केंद्रकीय छिद्र, केंद्रकीय छिद्र। तो देख लो यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य हुआ और ये केंद्रक हुआ, आपस में संयोजन किसके द्वारा है, तो आंसर है यहाँ पर केंद्रकीय छिद्रों द्वारा क्या होगा, आपस में ये क्या रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम बने होते हैं। तो पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण कराना। तो मैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखते हैं। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम मेनली जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ आंसर है तुम्हारा बी। तो याद रखना, आरएनए राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन। पुनः संयोजन का मतलब होता है आनुवांशिक गुणों का पुनः मिलना। किस क्रिया के फलस्वरूप होता है, जेड 2014 में पूछा गया है। तो आनुवांशिक गुण पहले तो किससे मिलेंगे, तो आनुवांशिक गुण देखो, नर से, मेल से जो आनुवांशिक गुण आ रहे हैं वो स्पर्म के द्वारा आ रहे हैं, और मादा से जो आनुवांशिक गुण आ रहे हैं वो किसके द्वारा आ रहे हैं, अंडाणु द्वारा, एग के द्वारा। और ये क्या हो गया, शुक्राणु। तो जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिलेंगे, क्रॉस करेंगे, इस घटना को बोला जाता है पुनः संयोजन होना। एक तरीके से आनुवांशिक गुण किसके, नर के, और इधर अंडाणु किसके लेके आया है, मादा। तो देखो दोनों के गुण, आनुवांशिक गुण मिले या नहीं मिले, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, निषेचन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन जेड 2014 में आया है और कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्गी बॉडी के हिसाब से। तो देखते हैं एक बार इसको, एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण, पहला केंद्रक, तो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एटीपी की फैक्ट्री, एटीपी बनाना काम है। लाइसोसोम आत्मघाती थैला बोलते हैं, इसका काम पाचन होता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा है, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी किसका निर्माण करता है, एक्रोसोम का। बात करें एक्रोसोम कहाँ होता है, तो एक्रोसोम देखो पाया जाता है गुणसूत्र जो है, शुक्राणु जो है इसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है।
शीर्ष भाग पर जो कैप नुमा संरचना होती है उसको एक्रोसोम बोला जाता है। ये संरचना है एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है जो एग होता है इसकी अंड झिल्ली का क्या करता है, पाचन करता है, और ताकि पाचन करने के बाद ये शुक्राणु कहाँ चला जाए, अंदर चला जाए। तो याद रखना ये एक्रोसोम इंपॉर्टेंट संरचना होती है, निषेचन के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर कंपोनेंट्स इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन ए प्लांट रूट। मतलब एब्सेंट दे रखा है किसमें, प्लांट रूट में। तो प्लांट रूट में एब्सेंट दे रखा है तो इसकी बात करें तो याद रखना ये जेट 2015 में आया हुआ है। तो देखते हैं एक एक चीज को। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हर एक कोशिका में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें राइबोसोम, तो राइबोसोम भी प्रोटीन के लिए हर एक कोशिका में मिल सकती है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्टों को क्या बोलते हैं, संचयी लवक बोलते हैं, जो कि किसी भी भोजन का क्या करते हैं, संचय करते हैं। तो ये भी संचित हो सकता है, जड़ों में भोजन भी संचित होता है। अब आ रहा है अगला हरित लवक। तो देखो हरित लवक जो होता है, अब बात हो रही है यहाँ पर जड़ों में, रूट की बात हो रही है। तो रूट नॉर्मली कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। तो यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जरूरी है, हरित लवक। तो जड़ें नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, 4। तो याद रखना कौन सा घटक जड़ों में नहीं होगा, तो याद रखना कौन नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट। जड़ों में नॉर्मली नहीं पाया जाता है। कुछ बाद हैं कुछ पादप जैसे टीनोस्पोरा ट्रापा की जड़ें कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती हैं, तो कुछ में पाया जा सकता है, पर नॉर्मली पादपों की जड़ों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इसके बारे में। लगभग तकरीबन ये आता ही रहता है क्वेश्चन राइबोसोम से रिलेटेड, राइबोसोम की इकाइयों से। तो देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेंट। राइबोसोम की 40s उपइकाई में होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं इसको। तो नॉर्मली बात करें 40s, तो देखो हमारे पास, मैं पूरा ही डिवाइडेशन समझा देता हूँ एक बार। 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का प्रकार होता है 80s, प्रोकैरियोटिक का प्रकार होता है 70s। 80s होता है, इसकी दो इकाइयाँ होती हैं, 60s प्लस 40s। 70s जो होता है इसकी 2 इकाइयाँ होती हैं, 50s प्लस 30s। अब बात करें 60s की, तो 60s जो है ये 3 उप इकाइयों से बना होता है, 5s, 5s, 5.8s, 5.8s और 28s। और 40 है ये एक उप इकाई से बना होता है, 18s। अब बात करें 70s का डिवाइडेशन करते हैं तो 50 और 30 है। 50 है ये 2 इकाइयों से बना होता है, उप इकाइयों से, 5s और 23s। और 30s में एक इकाई होती है 16s। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया उसको तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक नया क्वेश्चन और निकाल लेते हैं इसमें। तो याद रखना 80s और 70s जो राइबोसोम है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में कॉमन कौन सी होती है, वेनिस्ट उप इकाई कौन सी है। तो याद रखना 5s 80s में भी पाई जाएगी और किस में भी पाई जाती है, 70s में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइबोसोम की 40s उप इकाई में होता है 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेंट। तो यहाँ देखो 40s दे रखा है, तो 40s ये रहा। आंसर निकालना है तो कौन सा होगा, 18s पाया जाता है, तो 18s ये रहा। आंसर है 4। तो याद रखना जब भी राइबोसोम की इकाई से क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा भी पूछा जाए, तो तुम्हें पहला काम यही करना है कि फटाफट से क्या करना है, इसकी सारी इकाई और उप इकाइयों को लिख देना है। कुछ सेकंडों में लिखने में आ जाएंगी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दे देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्कुतंतु बने होते हैं, तो तर्कुतंतु के बारे में अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि तर्कुतंतु किस अवस्था में बनते हैं। तो तर्कुतंतु बनते हैं किस अवस्था में, तो तर्कुतंतु का निर्माण प्रोफेज की लास्ट अवस्था में चलता है, अंतिम चरण में चल रहा होता है, बनता है, निर्माण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, तर्कुतंतु बने होते हैं। जेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर
जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो याद रखना यहाँ पर तर्कतंतु जो बने होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि एक संकुचनशील प्रोटीन होती है। संकुचनशील मतलब जिसमें संकुचन होता है ताकि गुणसूत्रों को कहाँ खींचा जा सके, ध्रुवों की तरफ खींचा जा सके। तो ये कोशिका विभाजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तर्कतंतु, जो कि नॉर्मली किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वापस से क्वेश्चन आ गया, 16S RNA आर लोकेटेड इन, 16S RNA पाए जाते हैं। तो इसको वापस से अपन बैक चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 16S RNA, तो एक ये रहा, बस डिवाइडेशन करना है तुमको फटाफट से। तो 16S RNA किस में पाए जाते हैं, तो किसकी इकाई में पाए जाते हैं, 30S की में पाए जाते हैं। अब ऑप्शनों को चेक करते हैं, तो ये दे रखा 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की 30S इकाई में, 40S में, 50S में, 60S में, तो आंसर क्या जाएगा, 30S इकाई में पाए जाते हैं 16S प्रकार के RNA। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियोसोम में कौन से स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, विच स्टोन प्रोटीन आर लोकेटेड इन न्यूक्लियोसोम। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो डीएनए है उसके साथ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन जो पाई जाती है इसके मेनली कितने प्रकार होते हैं, तो एक होती है H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार की स्टोन पाई जाती है। इनमें से बनाना क्या है, हमको न्यूक्लियोसोम मॉडल देखना है। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, तो याद रखना न्यूक्लियोसोम के निर्माण में मेनली ये 4 स्टोन काम में आती है। और ये जो H1 स्टोन होती है ये केवल बांधने का काम करती है, इसलिए इसको सीलिंग स्टोन भी कहा जाता है, सीलिंग स्टोन या सीलिंग प्रोटीन भी बोला जाता है। अब ये कैसे होता है, ये चारों स्टोन मिलकर अष्टफलक का निर्माण करती है, ऑक्टामर का। और ये अष्टफलक जो है, मान लो मैं इसको गोल दिखा देता हूं अष्टफलक को, इससे कौन लिपटता है, क्रोमेटिन जाल ये लिपटता है। और कितना टर्न लेता है, 1 से ही 3/4 या 1.75 घुमाव लेता है, तब जाके किसका निर्माण होता है, एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। तो याद रखना, अगर न्यूक्लियोसोम के बारे में पूछा जा रहा है तो न्यूक्लियोसोम ये रहा। तो न्यूक्लियोसोम में मेनली जो स्टोन आती है काम वो ये आती है। और ये जो डेट 2017 में आया हुआ है, तो आंसर जाएगा 3rd। तो ये आया था, तो ज़्यादातर लोगों ने जब ये आया था तो 4th ऑप्शन राइट किया था, जिसमें H1 मतलब सारी की सारी स्टोनों को कंप्लीट कर दिया, उसमें इंक्लूड कर दिया। जबकि याद रखना H1 स्टोन जो है ये केवल सीलिंग का काम करती है। तो सीलिंग का काम करती है कि तो न्यूक्लियोसोम तो नॉर्मली बन जाता है बाइंड होती, ये तो केवल ये काम करती है कि जो हमारा क्रोमेटिन धागा है जिस पर लिपटा हुआ बाइंडिंग डीएनए है एक तरीके से, वो इधर उधर ना खिसके उसका काम करती है, तो इसलिए इसको सीलिंग स्टोन बोला जाता है। तो इसका आंसर जब गया था वो 3rd ऑप्शन गया था उस टाइम, ठीक है। तो ये ज्यादातर लोगों ने उस टाइम गलत किया था, 4th ऑप्शन राइट कर दिया था उन्होंने, तो इसका आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70S राइबोसोम की उपिकाइयां हैं। तो 70S राइबोसोम की उपिकाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं वापस से। तो वही मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 2 80S यूकैरियोटिक, 70S प्रोकैरियोटिक। तो 80S जो है इसकी 2 इकाइयाँ होती हैं 60S प्लस 40S, और 70S जो है इसकी 2 इकाइयाँ होती हैं 50S प्लस 30S। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है 70S राइबोसोम की उपिकाइयाँ हैं। तो देखो, आंसर देने से पहले एक और चीज बता देता हूं मैं। राइबोसोम की ये 2 इकाइयां हैं, इसमें से एक ये बड़ी है और एक ये छोटी है। इस तरीके से संरचना बनती है, ये बड़ी इकाई होगी और ये छोटी होगी। और ये दोनों इकाइयां जिस आयन द्वारा जुड़ी होती है वो होता है Mg+2 आयन। Mg+2 आयन दोनों इकाइयों को जोड़ने का काम करता है। और याद रखना, छोटी इकाई पर mRNA आके जुड़ता है और बड़ी इकाई से कौन जुड़ेगा, tRNA आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर tRNA और यहाँ पर mRNA जुड़ता है, तब जाके प्रोटीनों का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 70S राइबोसोम की इकाइयां हैं। तो 70S की 2 इकाइयां हैं 50S और 30S। जेट 2018 में पूछा गया है ये, तो 50S और 30S ये रहा। तो आंसर है बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो ये जेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो कोशिका विभाजन की याद करते हैं, कोशिका चक्र की अवस्थाएं जो होती हैं तो उसमें नॉर्मली दो अवस्थाओं में बांटा जाता है, कोशिका विभाजन को या कोशिका चक्र को, सेल साइकिल। अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन अवस्था। इंटरफेज और डिवीजन फेज या एम फेज भी बोलते हैं, एम अवस्था भी बोल देते हैं इसको। तो अंतरावस्था या इंटरफेज जो होती है इसकी अवस्थाएं देखते हैं तो G1, S और G2 ये अवस्थाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आप देखते हैं यहाँ पर, तो G1 अवस्था में लगभग 99% प्रोटीन प्लस आरएनए का संश्लेषण होता है। S अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और G2 अवस्था में तर्कु प्रोटीन बनती है जो कि तर्कतंतु निर्माण के लिए जरूरी होती है। मतलब तर्कु कौन सी तर्कतंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ट्रिप्लिन प्रोटीन के बने होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखो यहाँ पर 99% प्रोटीन मतलब ज्यादातर प्रोटीन G1 अवस्था में बन जाती है, पर प्रोटीनों का निर्माण किस अवस्था में भी हो रहा है? G2 अवस्था में भी हो रहा है, क्योंकि तर्कु प्रोटीन भी तर्कु प्रोटीन ही है। तो यहाँ आप देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसमें प्रॉपर दो कोशिकाएं बन जाती हैं लास्ट में। एस अवस्था, तो एस अवस्था में हमने देखा डीएनए डबल होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। एम अवस्था में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन चलते हैं। अगला है G1 और G2। तो इधर देखो G1 और G2 तो दोनों में ही प्रोटीनों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ आंसर जाएगा हमारा डी। तो डी ऑप्शन जो है याद रखना, यहाँ पर दोनों ही अवस्थाओं में प्रोटीनों का निर्माण होता है। ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है। जेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो देखते हैं इसको। तो जो मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका, तो जो मध्य पटलिका होती है क्या काम करती है? दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। ये बीच वाला जो कनेक्शन होता है वो किसका बना होता है? एक तरीके से मध्य पटलिका का बना होता है। तो मध्य पटलिकाओं द्वारा दो पादप कोशिकाओं का संयोजन या जुड़ा होता है, ऐसे समझ सकते हैं इससे। तो अगला देखते हैं, जो मध्य पटलिका बनी होती है ये बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, जिसको क्या भी कहा जाता है? पादप सीमेंट भी कहा जाता है। पादप सीमेंट भी कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः कौन पाई जाती है? कैल्शियम आयन होता है मेनली, मतलब कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन ही दे रखा है कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, सुबेरिन, लिग्निन, काइटिन वगैरह। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ, लिग्निन नहीं है, सुबेरिन है और ये काइटिन है। तो यहाँ ऑप्शन जो हम देखते हैं, तो मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है या कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। तो यहाँ आंसर तुम्हारा फर्स्ट जाएगा। तो याद रखना। और मध्य पटलिका के घुलने पर ही फल कैसे हो जाते हैं? मुलायम और रसीले हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एवर्नी लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संचय करते हैं कहलाते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आर कॉल्ड। तो देखो यहाँ पर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं या एवर्नी लवक या संचयी लवक भी इनको बोल देते हैं, वो नॉर्मली किस किस का संचय करते हैं? तो पहला स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा या तेल का संचय भी कर सकते हैं, और तीसरा प्रोटीन का संचय भी कर लेते हैं। तो स्टार्च का संचय जो करते हैं उन्हें बोला जाता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। वसा और तेल मतलब ऑयल, ऑयल बोले तो इलियोप्लास्ट भी कहा जाता है इनको। और बचा प्रोटीन, प्रोटीन संचय करने वाले को बोला जाता है एल्यूरोप्लास्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों ध्यान रखना इसके बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है किसका संचय हो रहा है? स्टार्च का संचय हो रहा है। तो स्टार्च का संचय हो रहा है, तो स्टार्च के संचय करने वाले संचयी लवकों को क्या बोला जाता है? एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट।
तो यहाँ इसका आंसर ये एमाइलोप्लास्ट गया। तो ये आज हमने जेट के सेल बायो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और याद रखना हमेशा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक ये सबसे मेन चीज होती है। और उसके बाद ऑप्शनों को अच्छे से फोकस करते हुए देखना है और उसके बाद आंसर को टिक करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है हमें। और पहली चीज ये है, जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो पहले हमें थ्योरी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जितना भी जो थ्योरेटिकल क्लास होती है पहले उनको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं आशा करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी अगले टॉपिकों को फिर से अगली क्लास में देखते हैं अपन। सेल कंप्लीट हो चुकी है, अगले टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी जेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।